अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ज़ी। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आई हूँ और हम इसमें 3 से 4 लेक्चर्स को कवर करूँगी। हमारा लेसन लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 1 to 6 तक लेसन सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर किए थे, लेकिन अब इस वीडियो में मैं आपके साथ लेसन 7 से 10 तक आपको सारे कॉन्सेप्ट दूँगी। तो सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने लेसन 7 शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो आज की वीडियो हमारी बहुत छोटी सी होगी और मैं आपको एक नई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। तो हमारा लेसन 7 है जिसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन का क्या मतलब है? वर्ड फॉर्मेशन का मतलब है न्यू वर्ड्स जनरेट करना, ड्राइव करना, इसको वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। लाइक एक वर्ड है काइंड। काइंड एक वर्ड है, मैं इसके आगे अगर UN लगा दूँ ये अनकाइंड बन जाएगा। अगर मैं इसके आगे NESS लगा दूँ, नेस लगा दूँ, तो ये काइंडनेस बन जाएगा। तो मैं ये जो नेस है और ये UN अन है, ये जो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ ये वर्ड फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं एक नया वर्ड जनरेट कर रही हूँ, मैं एक नया वर्ड ड्राइव कर रही हूँ। इसको हम वर्ड फॉर्मेशन कहेंगे। तो इस पूरे पैराग्राफ में अगर आप रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें वो यही बात कर रहे हैं कि वर्ड फॉर्मेशन क्या है। बेसिकली आपने डेफिनेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वर्ड फॉर्मेशन की। इंग्लिश वर्ड्स में इंग्लिश ने वर्ड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक प्रीफिक्स, एक स्टेम, एक सफिक्स। प्रीफिक्स होता है प्री मीन्स बिफोर एंड देयरफॉर इज़ व्हाट कम्स बिफोर द स्टेम। प्रीफिक्स होता है जो एक स्टेम होती है, एक बेस रूट वर्ड होता है, एक ओरिजिनल वर्ड होता है, उसके आगे एक नया वर्ड जोड़ देना। लाइक प्री मीन्स जो बिफोर, जो पहले एक वर्ड है काइंड, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है, उसके पहले मैं एक वर्ड ऐड कर देती हूँ अन का, अनकाइंड। तो ये जो अन है वो प्रीफिक्स होगा। जो पहले वर्ड मैंने ऐड किया है, फॉर्म किया है, जनरेट किया है, वो प्रीफिक्स होगा। उसके बाद सफिक्स। अब सफिक्स जो है वो बाद में आएगा, ओरिजिनल वर्ड के बाद में ऐड होगा, वो सफिक्स होगा। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी काइंड की, और जो नेस लगाया था मैंने काइंड के आगे, वो सफिक्स था। तो अनकाइंडनेस, ये 3 वर्ड्स हैं। अन प्रीफिक्स है, काइंड इसकी बेस वर्ड है, और नेस जो है वो सफिक्स है। जो पहले आएगा वो प्रीफिक्स होगा और जो बाद में आएगा वो सफिक्स होगा, और जो मिड में ओरिजिनल वर्ड होगा वो स्टेम होगा। आगे स्टेम भी बताया हुआ है। स्टेम का ये मतलब है जो ओरिजिनल वर्ड है, जो बेस वर्ड है, उसको हम स्टेम कहेंगे। हम देख लेते हैं, आपको स्क्रीन पे जो नोट्स शेयर हो रहे हैं हम उसके एग्जांपल में से देख लेते हैं कि मैयर एक वर्ड है, एक ओरिजिनल वर्ड है। अब अगर मैयर के आगे मैं ABLE एबल लगा दूं तो ये सफिक्स होगा। मैयर के आगे जो वर्ड लगेगा एबल, वो सफिक्स होगा, और जो मैयर के पहले लगेगा वो प्रीफिक्स होगा। अगर मैं इम मैयर एबल लगा दूं तो इम जो होगा वो प्रीफिक्स होगा। उसके बाद आपने 4 से 5 इसी तरह से एग्जांपल्स याद कर लेनी है कि प्रीफिक्स की एग्जांपल कौन सी है, सफिक्स की एग्जांपल कौन सी है, स्टेम क्या है, इसी तरह से आपने याद कर लेना है। अब लोकेटिंग बेस वर्ड्स। समटाइम्स ऐसा होता है कि बेस वर्ड्स के स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं जब हम लोग सफिक्सेस ऐड करते हैं, प्रीफिक्सेस ऐड करते हैं, तो हमें कंफ्यूज कर देते हैं बेस वर्ड्स कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसकी स्पेलिंग ठीक है या नहीं। तो उन्होंने थोड़ा सा डीपली बताया है नंबर 1 में कि अगर हम बेस वर्ड के एंड पे ई आ रहा है, जैसे मिच्योर है, मिच्योर के एंड में ई है, तो हम इसका सफिक्स जब इसके साथ ऐड करेंगे ITY, तो ये मिच्योरिटी, तो इसका जो ई है वो ख़त्म हो जाएगा और हम इसके आगे ई लगाने के बजाय ITY लगा देंगे, तो ये मिच्योरिटी बन जाएगा।
जब हम मैच्योरिटी को देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वर्ड इसकी स्पेलिंग ठीक है या नहीं। इसी तरह से बेस वर्ड के एंड पे अगर वाई आता है तो वाई ख़त्म होके इसके आगे ओ यू एस आ जाता है, जैसे हार्मोनियस। आगे इसी तरह से थर्ड एग्जांपल भी उन्होंने थर्ड करेक्टरिस्टिक्स में भी डिफ़ाइन किया हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा नीचे। आपने सारी एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से देख लेना है। लेसन नंबर 8 की तरफ आते हैं, वर्ड फॉर्मेशन प्रीफिक्सेस। इसमें वही चीज़ है, वर्ड फॉर्मेशन है, प्रीफिक्सेस को थोड़ा डीपली स्टडी कराया है कि प्रीफिक्सेस की सबसे पहले तो डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है कि जो वर्ड स्टैम्प वर्ड ओरिजिनल वर्ड के स्टार्ट में आता है उसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। उसके बाद थोड़ी डीप एग्जांपल, थोड़ी एक्सप्लेन करके डिटेल में एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम एक वर्ड पढ़ते हैं इलिमिटेबिलिटी, ये एक पूरा वर्ड है। अगर हम ये पढ़ते हैं, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता इसका क्या मतलब है। तो हमारे पास ये 3 वर्ड्स हैं। जो इल है वो इलीगल से निकला है और इसका मीन है नॉट, और लिमिट जो है उसका मतलब है नो रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्ट करना किसी चीज़ की कि तुम्हारी इतनी ही लिमिट है। लिमिट का मतलब ये है, और एबिलिटी ये एक सिफिक्स है। तो ये 3 है। लिमिट इसका स्टेम है, इल इलीगल मी इल मीन्स इलीगल, वो इसका प्रीफिक्स है, और एबिलिटी जो है वो सिफिक्स है। तो इसका ये मतलब है इस पूरे वर्ड का कि नो लिमिट्स और रिस्ट्रिक्शंस। इलीगल मीन्स नो। तो ये थोड़ा सा डीप करके उन्होंने एग्जाम्पल को हाईलाइट किया है। उसके बाद बाकी आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज आ गई है जो आपने थोड़ा डीप देख लेनी है, पढ़ लेनी है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। उसके बाद उन्होंने सिनोनिम्स को डिफ़ाइन किया है। सिनोनिम्स कहते हैं सेम मीनिंग या फिर मीनिंग के थोड़ा क्लोज हो एक मीनिंग, उसको भी हम सिनोनिम्स कह सकते हैं। जैसे बिग है तो हम उसको लार्ज भी कह सकते हैं, हम उसे ह्यूज भी कह सकते हैं। तो इस तरह से बाकी इसकी करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं कि मोस्ट सिनोनिम्स ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अप्रोप्रिएट है एंड ईपीटी, इन 2 चीज़ों के एग्जांपल दिए। ये दोनों चीज़ें उसी पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, एक ही पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, इनका पर्पस चेंज नहीं है। तो ये सिमिलर मीनिंग्स रखते हैं, इन दोनों के सिमिलर मीनिंग्स हैं, ये एक ही पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स में उन्होंने ये कहा है कि सिनोनिम्स के डिफरेंट शेड्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट मीनिंग भी हो सकते हैं। इस पूरे लेसन में हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन क्या होती है और लोकेटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो मैं सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन बताती हूँ कि व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग और समवन। लाइक आप किसी की फ़िज़िकल अपीयरेंस पे बात कर सकते हो, आप किसी की लुक्स पे बात कर सकते हो, आप किसी की प्लेस, साउंड्स, इवेंट, इन सब की करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। यानी कि इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना, और डिस्क्राइब कौन सी इंफॉर्मेशन को करना है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को बताना है, इवेंट की, प्लेस की, लुक्स की, साउंड्स की, इन सब की। और लोकेटिंग इंफॉर्मेशन होता है टू इंडिकेट द प्लेस, पोजीशन, सिचुएशन, लिमिट्स, साइट। लाइक आपने लोकेटिंग इंफॉर्मेशन में आपने प्लेस के ऊपर इंफॉर्मेशन को ढूंढना है, फाइंड करना है। साइट की इंफॉर्मेशन को, लिमिट की, पोजीशन, कोई भी पोजीशन से रिलेटेड बात हो रही है, कोई भी सिचुएशन से रिलेटेड बात हो रही है, तो इट्स मीन कि ये लोकेटिंग इंफॉर्मेशन है। कोई भी लुक्स के, फिज़िकल अपीयरेंस के करेक्टरिस्टिक्स पे बात हो रही है, कोई भी प्लेस के बारे में, कोई भी इवेंट के बारे में, कोई भी साउंड से रिलेटेड बात हो रही है इवन, तो आपने कहना है कि ये डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स में भी वो यही कह रहे हैं कि जो वर्ड हमें समझ में नहीं आता, हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते उस वर्ड को, न्यू वर्ड्स को, तो हमें चाहिए कि हम डिक्शनरी को खोलें और उसका मीनिंग देखें। उसके बाद यहाँ पे 1, 2,
3 ये सारे पैराग्राफ्स हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है, लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है। मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे दिया है जिसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं इन दो इन्फॉर्मेशंस को। अब हम मेन आइडिया, इसकी एक्सरसाइजेज आ गई हैं नीचे। लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन बता दिया है मैंने आपको, मेन आइडिया भी बता चुकी हूँ आपको। कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंस आर दी वर्ड्स विच सब्सटीट्यूट फॉर अदर वर्ड्स। मतलब ये कि हमें एक पैराग्राफ है, हमने उसका टॉपिक, मैंने आपको बताया था कि टॉपिक सबसे पहला जो लेटर होगा, जो पहला वर्ड होगा वो टॉपिक होगा होल पैराग्राफ का। तो हमने टॉपिक, हमें पता चल गया कि हमारा टॉपिक क्या है, मतलब कि रेफरेंस हमें पता चल गया, रेफरेंस किसकी बारे में बात हो रही है पूरे पैराग्राफ में। हमारी जो सेकंड लाइन होगी वो, उसमें जो हम वर्ड यूज़ करेंगे रेफरेंस से रिलेटेड, उसको हम कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंस कहेंगे। यानी कि हमने उस वर्ड को, लाइक एक पैराग्राफ है कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसका जो नेक्स्ट लाइन है उसमें कंप्यूटर तो सब्सटीट्यूट हो गया, यानी कि कंप्यूटर को हमने इरेज कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया है। लेकिन अब हमने कंप्यूटर की जगह क्या यूज़ किया है, इट यूज़ किया है। या इससे कोई भी, जिससे हमें पता चले कि हमने इसी पैराग्राफ से रिलेटेड बात हो रही है, अभी सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ, इसका ये मतलब है कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंस का। होप सो आपको समझ में आया होगा, मैंने कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंस किस तरह समझाया है, डेफिनेशन भी बताई है और एग्जांपल भी बताई है। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन। मैं वो चीज़ें सिर्फ आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपकी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रही होंगी। मैं एक्सरसाइजेस को डिस्कस नहीं कर रही, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रही हूँ आपको। जो चीज़ न्यू है आपके लिए, जो चीज़ मुझे लग रही है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन, इसका ये मतलब है कि हम एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, यानी कि मेन आइडिया। हम मेन आइडिया में क्या करते हैं, चंद 4 to 5 लाइंस ले लेते हैं और हम बस जो इम्पोर्टेंट लगती हैं हम उसे लिख लेते हैं। इसका भी यही मतलब है ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन का, कि हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ लेते हैं, उसमें वही चीज़ें लिखते हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, यानी कि हम ऑर्गेनाइज़ करके उसको लिखते हैं। हम अब ले लेते हैं एग्जांपल कंप्यूटर की ही, कि हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले तो कंप्यूटर की डेफिनेशन दी, फिर उसके बाद उसके यूजेस बताए, फिर उसके एडवांटेजेस बताए, फिर उसके डिसएडवांटेजेस बताए। हमने इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा है, ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज किया है। ये नहीं किया कि हमने सबसे पहले इसके डिसएडवांटेजेस बता दिए, फिर यूजेस बता दिए, एंड पे जाके हम उसकी डेफिनेशन बता। इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज वे में लिखना है। उसके बाद हम, मेन आइडिया तो मैंने आपको बताया, मेजर डिटेल्स वो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो ज़रूरी हैं। माइनर डिटेल्स वो हैं जो अनइम्पॉर्टेंट हैं, जो ज़रूरी नहीं है, अगर ना भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आते हैं हम लेसन नंबर 10 पे। ये वो लेक्चर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो एक दूसरे से लिंक करते हैं, कनेक्टेड हैं, डिफरेंस नहीं है इनमें कुछ भी। तो वो आपके साथ मैं आज डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मैं डीपली समझाऊँगी। तो लेसन नंबर 10 जो है, रीडिंग, अगेन रीडिंग से रिलेटेड है, और ये वर्ड फॉर्म्स तो मैंने आपको बताया कि एक नए वर्ड को जनरेट करना, एक नए वर्ड को फॉर्म देना, उसको हम वर्ड फॉर्म कहते हैं। तो हमने रीडिंग करनी है इस पूरे पैराग्राफ्स की, जो जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। उन पैराग्राफ्स की जब हम रीडिंग करेंगे तो हमने देखना है, हाईलाइट करना है उन वर्ड्स को जो वर्ड फॉर्म्स हैं, यानी कि जो जनरेट हुए हैं, ड्राइव हुए हैं। लाइक यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, मेन फ्रेम्स। तो मेन तो एक वर्ड है, उसके आगे फ्रेम्स लगा दिया है, तो ये दो वर्ड्स बन गए, यानी कि वर्ड फॉर्मेशन हुई है। अब एक वर्ड है डिजिटल, तो डिजिट तो एक वर्ड है, AL लगा के इसको सफिक्स इसमें ऐड किया है और ये वर्ड फॉर्म बन गया है। एनालॉग भी इसी तरह से, डाटा प्रोसेसिंग भी इसी तरह से, प्रोग्रामिंग अगेन ऐसे ही है। प्रोग्राम एक वर्ड है, हमने उसके आगे मिंग लगा के
एक वर्ड जनरेट कर दिया है, सफिक्स ऐड कर दिया है। इसी तरह से हम इसके आगे भी जो वर्ड यूज़ हुए हैं, जैसे मैंने आपको प्रीफिक्सेस में बताया था, अगर कोई प्रीफिक्स भी यूज़ हुआ है तो हम उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमने जो सफिक्सेस ही हैं जो आगे ही आता है वर्ड के वही हमने हाईलाइट करना है। आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ना और फिर इसमें देखना कि क्या वर्ड फॉर्म्स हुए हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो वर्ड फॉर्म्स हुए हैं। उसके बाद ये आगे अगेन वही है, कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंस आपको बता चुकी हूँ। मैंने देखा है काफ़ी, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक्सरसाइजेस हैं नीचे। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डेफिनेशंस का पता होगा, तो आप इजीली अपनी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरे 4 लेक्चर्स, मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है क्योंकि ये सब एक दूसरे से लिंक थे, तो मैंने आपको समझाने की जो कोशिश की है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।